तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैंने आपको वैसे भी ऑलरेडी ही डिफरेंट टॉपिक्स लिस्ट आउट कर दिए थे, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं ये ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। ओके, तो क्या क्या था, जैसे कि देखो, हमारा टारगेट यहाँ पर उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करना है जो आप लोगों के जिसमें जीके आएगा। ब्रीफली अगर करूं तो क्या क्या हो रहा है, सीवीटी, आप महाराष्ट्र सीईटी जीके, एसईटी जीके, और क्या बचा, क्राइस्ट जीके, एनडब्ल्यू जीके नहीं आता। अदर देन जो एग्जाम बच गए उसमें कुछ इंटरव्यू लेवल पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट जो लिस्ट मैंने बताई है उनमें तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे आप। और महाराष्ट्र सीईटी में भी क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, एसईटी में अराउंड 16 क्वेश्चंस हैं, सीयूटी में भी अराउंड 17 टू 18 19 क्वेश्चंस होते हैं, तो मोर लेस एक वेटेज बनेगा। वो इन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कल मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, डेज, some questions on history especially, moments, awards and honors, books and authors, general polity means constitution, science and technology जो space वाला पूरा concept होता है, the next one is sports, next one countries and capital। लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही बस क्लास चल रही थी, एक दो दिन ही बाकी थे सीयूटी के पेपर में, और मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ दिया था करेंसी कैपिटल पर कि बचाओ थाईलैंड की कैपिटल या करेंसी क्या है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पेपर अगर देखोगे तो सीयूटी के मेन पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया, थाईलैंड का पूछ लिया था, तो मैच द फॉलोइंग स्टाइल में आए थे। आपके मान के चलो पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। एक तरफ वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, यू हैव टू मैच इट आउट। ठीक है, वो भी अपन डिस्कशन करेंगे आगे चल। फिर सम क्वेश्चंस ऑन साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। साइंस में नॉर्मली हमें यहाँ पे बायोलॉजी को कवर करना है, और केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलेज और ये होते हैं, ज्यादा हमें इन डेप्थ नहीं जाना है। और लास्ट में नेशनल्स एंड इंटरनेशनल्स, करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करें। डन, परफेक्ट। चलिए, ये एक लास्ट ईयर का थोड़ा सा समरी है सीयूटी को लेकर, कितने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। अराउंड 25 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके along with the current affairs, mathematical quant 17, logical reasoning around 18 क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। डायरेक्टली यू हैव अ क्वेश्चन एंड फॉलोइंग आर सम ऑप्शंस, यू हैव टू जस्ट टेल मी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आंसर आता है वेल इनफ, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करें, गैस करें। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। What does Ugram means in Sanskrit, the name given to the new assault rifle introduced by DRDO। हम जो बार बार कह रहे हैं ना कि स्पेस साइंस से क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर भी डीआरडीओ लिखा हुआ मिल जाए, जहां पर भी इसरो लिखा हुआ मिल जाए, वो क्वेश्चन साइंस, स्पेस एंड टेक के होते हैं। तो चलिए, यहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा जीके का नॉलेज तो कम काम आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मीनिंग अगर आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन कि उग्राम इज बेसिकली द वर्ड, इसका संस्कृत मीनिंग क्या है, यूनिटी, विक्ट्री, फेरोशियस और प्रिसिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फेरोशियस। उग्राम इज बेसिकली मतलब गुस्सा, इसको हम बहुत उग्रवादी, मतलब उग्र नहीं होता जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, उग्र होता है, उससे हम कह रहे हैं यहां पर वर्ड इज उग्राम। और ये नाम किसको दिया गया है, वन ऑफ दी राइफल, असॉल्ट राइफल। असॉल्ट वर्ड क्या होता है वैसे, असॉल्ट राइफल नॉर्मली उसको कहते हैं जिसका जो नोजल होता है वो कंपेरेटिवली बहुत बड़ा होता है, तो हम कहते हैं असॉल्ट राइफल्स। ये किसने इंट्रोड्यूस करी है, डीआरडीओ ने। तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि असॉल्ट राइफल उग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज डीआरडीओ। पहली चीज, उग्राम का मीनिंग पूछ लिया, दूसरी चीज। थर्ड वन, डीआरडीओ इज व्हाट, द फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तेरा आपसे केवल एक ही चीज का कहना है, लिखते भी चले शॉर्ट में अपने हैंड रिटन में, ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ DRDO, and that is one of the organization under which ministry of India? Can you tell me कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? डेफिनेटली
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आएगा ये। और डिफेंस मिनिस्टर अभी करंटली कौन है? आई होप सभी को पता भी होगा, कैबिनेट मिनिस्टर सबको याद होने चाहिए। हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑन ऑफ डिफेंस? तो करेक्ट आंसर इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। Though the DRDO is an organization, so who is basically the current chairperson, chairman? Though the correct answer is Samir V. Kamath. Samir V. Kamath. ये होगा किस कौन? चेयरमैन ऑफ DRDO। डन एवरीवन? क्लियर है सबको? कुछ चीज अगर मिस भी हो जाए तो ऐप से आप लोग इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेरोशियस। चलिए नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। रीड एंड टेल मी, Julagarh suspension bridge between India and which country has become fully operational now? एक कैटेगरी होती है टॉपिक्स में जीके में, इंडिया रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज। तो डेफिनेटली वन ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री। तो ये जो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज है, ये रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? चालू होना, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है? योर ऑप्शंस नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान। तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज नेपाल। नेपाल के बीच में इसको रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया गया है। इज इट? और I think you know very well, all such are one of the neighboring countries of India. Okay, ध्यान रखो, one of the organization है जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज से मिलके बना है, इंपॉर्टेंट है, सार्क। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने होंगे, वर्ल्ड बैंक, आई होप सुना है, IMF के बारे में सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपने ब्रिक्स के बारे में सुना होगा, यस और नो? ब्रिक्स है ना। इसके अलावा आपने ओपेक का नाम सुना होगा। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज सार्क। कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म? इज इट एनीवन जो जानता है इसकी फुल फॉर्म कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन for regional cooperation, that is one of the organization cooperation। ध्यान रखें, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की नोट, जब मैं कह रहा हूं कि ये ग्रुप है नेबरिंग कंट्रीज का, तो क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। तो जब मैंने कहा नेबरिंग है और उसमें एक ऑप्शन चाइना आ जाए, चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो कौन कौन सी कंट्रीज हो चुकी है? नेपाल इज वन ऑफ द मेंबर, श्रीलंका इज वन ऑफ द मेंबर, म्यांमार, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब सार्क कंट्रीज हो चुकी, बट चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ। और सार्क का हेडक्वार्टर, जो मैंने कहा ना, मैच द फॉलोइंग स्टाइल में क्वेश्चंस आते हैं, तो वन साइड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द अदर साइड डिफरेंट हेडक्वार्टर्स, यू हैव टू मैच इट आउट। तो ध्यान रखें, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। कैन यू टेल मी, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। भूटान की क्या है कैपिटल? भूटान की कैपिटल थिम्पू। ओके, तो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। और ध्यान रखें, इंडिया की नेपाल के साथ जो बॉर्डर लाइन है वो कितना शेयर करता है? अराउंड 1700 किलोमीटर के आसपास। इतनी बड़ी बॉर्डर लाइन है इंडिया और नेपाल की। सबसे ज्यादा जो शेयर करता है भारत, किस नेबरिंग कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? कोई आइडिया है? नो,
चाइना नो, पाकिस्तान नो, द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है और वो है अराउंड 4096 km की। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूं, पाकिस्तान के साथ भारत की जो बॉर्डर डिस्टेंस है वो आपका असाइनमेंट है, तो ऐसे बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दूंगा मैं। इज इट ओके? तो बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर लाइन कितनी है? 4096 किलोमीटर की। क्लियर है एवरीवन? हाँ, अब नेपाल के रिसेंटली इस साल नए प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली, न्यू प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल। तो जब देखो, क्वेश्चन माइंड में बनना चाहिए आप लोगों को, जब मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन किसके साथ है, तो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन क्या बनना चाहिए? तो शॉर्टेस्ट वन, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नहीं है, अफगानिस्तान। सबसे शॉर्टेस्ट किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, अराउंड अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास, 110। बांग्लादेश के साथ कितनी हो रही है? 4096। पाकिस्तान का असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, उसको जरूर फाइंड आउट करके लिखना जरूर करो। बिल्कुल क्लियर हो गया यहां तक? अब एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर को किस नाम से जानते हैं? सॉरी, वाघा इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर। ये बहुत गलत मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है ना। इंडिया और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। वाघा जो है ना, वो आपकी केवल वाघा बॉर्डर को पाकिस्तान से अलग करता है। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये जो लाइन है इंटरनेशनल लाइन है फ्रॉम जम्मू कश्मीर से गुजरात तक की। आपने एक और नाम सुना होगा, एलओसी। अब एलओसी इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन रेड क्लिफ इज इंटरनेशनल, तो एलओसी इज रीजनल बॉर्डर है जो आपकी कश्मीर से पाकिस्तान को सेपरेट करती है, कश्मीर टू पाकिस्तान। तो आप लोगों ने वो उरी मूवी देखी ना, उरी में पाकिस्तान में जाकर वो अटैक करती है, तो उरी इज वन ऑफ द विलेज और द टाउन और द सिटी ऑन द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान। तो कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करना बाय दी, टेल मी, यस, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या बोलते हैं इसको? बट जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं तो रेड क्लिफ। इन द सेम वे, जब मैं चाइना के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो चाइना के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाती है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने कहा ना, मैच द फॉलोइंग में आते हैं। तो ये मैकमोहन किसकी हो गई? इंडिया और चाइना। उसी तरह से एक नाम आपने सुना होगा, LAC। अब ये कश्मीर और पाकिस्तान, तो ये हो जाएगा लद्दाख और चाइना। तो LAC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। Who is the Prime Minister of Pakistan right now? Shehbaz Sharif. Shehbaz Sharif. Okay. अभी जैसे हमने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर देखा, हमने जैसे मैकमोहन का देखा, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान। तो इंडिया और अफगानिस्तान की भी जो बॉर्डर लाइन होगी उसका नाम है डूरंड। डूरंड लाइन। इंडिया और अफगानिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया? रेड क्लिफ। इंडिया और चाइना क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? अभी आंसर नेपाल था इसका। तो एक क्वेश्चन बनता है
इंडिया और नेपाल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री इज बेसिकली व्हाट, आर्मी की जो ड्रिल्स होती है ना, जिसे मॉक ड्रिल्स बोलते हैं, क्योंकि युद्ध तो 12 महीने चलते नहीं है, पर मॉक ड्रिल तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करते रहनी पड़ती है, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। तो इंडिया और नेपाल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण। सूर्य किरण। ओके। उसी तरीके से इंडिया और चाइना की भी वन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। आंसर हो जाएगा हैंड इन हैंड। व्हाट इज बेसिकली द नेम? हैंड इन हैंड। ये है इसका व्हाट, द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और चाइना। इंडिया नेपाल का क्या बताया? सूर्य किरण। ऐसे बहुत सारे देशों के बीच में, अभी मैं सारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो अपन डिस्कशन करते चले जाएंगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी। तो फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर इज नेपाल। क्लियर है क्या एवरीवन? डन। चलिए, आई होप लिख भी लिया सबने। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो झूलाघाट जो ब्रिज है वो बेसिकली इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है, ठीक है। और नेपाल से जो बॉर्डर लाइन टच करते हैं वो स्टेट उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। हाउ मेनी? 1, 2, 3, 4 और 5। गुड। ओके। कल मैंने डिस्कशन भी किया था, इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट है वो किसको लेकर है? काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी रिवर है, काला पानी डिस्प्यूट। लिम्पूधरा, अगर आपने लिपू लेक, ये बेसिकली नेपाल के थ्रू जब हम तिब्बत में एंटर करते हैं फॉर मानसरोवर यात्रा को लेकर, तो हिंदू का वन ऑफ द होली प्लेस है मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में जरूर सुना होगा। अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिक्किम के थ्रू अपन एंटर होते हैं, तो बहुत बड़ा ट्रेवल करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कह रही है हम उत्तराखंड से ही एंटर करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमने पूरा मोटोरेबल रोड बना दिया वहां पर। बट पाकिस्तान, सॉरी, नेपाल कहता है कि ये तो जबरदस्ती हो गई, हमारे एरिया में बना रहे हो। बट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ट्रिटी, सगौली की ट्रिटी कहते हैं, 1816 में हुई थी, उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उस ट्रिटी में कि लिपू लेक, लिम्पूधरा ये इंडिया का ही पार्ट है। तो हमने जो मोटोरेबल रोड बनाई वो उसी की पैसेज में बनाई है जो हमारा पार्ट है। बट नेपाल उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो किसी और के इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंसर कौन है? चाइना। ठीक है, तो हमारे आसपास जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। बट ठीक है, उतना हिस्ट्री में हमें जाना नहीं है, बट मोर और लेस दिस इज बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ द इंडिया और नेपाल के बीच। क्लियर है क्या सबको? चलो, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रीड एंड ट्राई टू आंसर। यस, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, देखो। ड्यू टू द ओशियन एसिडिफिकेशन, व्हेन द ओशियन बिकम मोर एसिडिक, व्हाट हैपेंड टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशियन? pH level goes down, pH level goes up, pH level no change, or no salty. The correct answer is option number A. क्या है? The pH level goes down. होता क्या है, एटमोस्फियर और पानी के बीच में एक रिएक्शन हो जाता है, के कारण से वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाता है, और एल्कलाइन होने के कारण वो पीएच लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्लियर है? यहीं पर क्वेश्चन आता है ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो याद रखें 8th ऑफ जून, ओशियन डे 8th ऑफ। आपने पीएच स्केल तो देखी ही होगी, 0 से लेकर आगे तक 8 9 तक जाती है। 0 से 7 इज बेसिकली, हाँ मतलब 0 से 7 मोर एसिडिक, और 8 ऑनवर्ड्स अल्कलाइन, जैसे हम बेसिक बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ 7 तो स्टैंडर्ड हो गया, न्यूट्रल पे आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वन, हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया? पैरा एथलीट्स कौन होते हैं पहले बताओ? हाँ, जो डिसेबल्ड होते हैं उन्हें पैरा बोलते हैं ना। अभी आपको पता है इस साल ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? पेरिस हुए थे 2024 में। इससे पहला वाला कहाँ हुआ था?
कोविड के कारण एक साल डिले हो गया था, टोक्यो, जापान टोक्यो। तो 20 वाला ऑफिशियली हुआ 21 में, 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो 2024 में कहाँ हुआ, पेरिस में। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 24 के बाद नेक्स्ट कब होगा, 28 में। 28 में कहाँ होगा, इंडिया में 36 में होगा। ये ऑलमोस्ट डन है, पहली बार इंडिया होस्ट करने जा रहा है ओलंपिक गेम्स इन 2036। बट माय क्वेश्चन इज नेक्स्ट 2028 इन विच प्लेस और इन विच सिटी। अमेरिका में LA, लॉस एंजलिस, 2028 का। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू असाइनमेंट, फॉर योर असाइनमेंट इज 2032 कहां होगा, वो आपका असाइनमेंट है। 36 हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद 40 का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। होता तो वो भी पढ़ लेते, बट नहीं हुआ तो छोड़ देते। तो चलो, पेरिस ओलंपिक की बात कर ली। अब जहां पर ओलंपिक्स होता है वहीं पे पैरा ओलंपिक्स भी होता है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पैरा ओलंपिक्स कहां हुए होंगे, कहां हो गया, पेरिस में। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट पैरा एथलीट कौन है जिसको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अब आपको पता है ना, पद्म भूषण इज बेसिकली द सिटीजन्स अवार्ड। ये कौन से नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। ओके, इसके बाद कौन सा आता है, पद्म विभूषण। फिर कौन सा आता है, पद्म भूषण। और फिर कौन सा होता है, पद्मश्री। तो इंडिया के 4 सिटीजन्स अवार्ड है, 1 2 3 4। अब यहां किसकी बात हो रही है, नंबर 2 की, नंबर 3 की। तो पैरा एथलीट, तो करेक्ट आंसर इज वेरी फेमस। आप सब लोग जेवलिन थ्रोवर में एक नाम तो जरूर सुना होगा, जो हमें गोल्ड मेडल जिताया था पिछली बार, इस बार ब्रॉन्ज। कौन थे, नीरज चोपड़ा। उनको तो सब जानते हैं, जेवलिन थ्रोवर है। देवेंद्र झांझड़िया फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम झुंझुनू, is basically the first to receive the Padma Bhushan award in para athlete. Belongs to which sports, javelin. क्लियर है क्या। लास्ट टाइम 2021 में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हिट किया था, वो तारीख थी 7 अगस्त। कौन सी थी, ये तारीख इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है नेशनल जेवलिन डे, 7 अगस्त। इसका रीजन बताया मैंने कि 21 में 7 को ही उन्होंने गोल्ड हिट किया था। इज इट ओके। हाँ, अब देखो 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 देखो, अब एक अवनी लखेड़ा का नाम भी सुना होगा, राजस्थान से ही है, शूटर है एक, है ना, शूटर है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इस बार। ये भी पैरा एथलीट है, मरियन मरियप्पन संगावेल्यू। ये हाई जंप। साक्षी मलिक, ये रेसलर है। क्लियर है क्या, डन। 7 अगस्त जेवलिन डे, 7 अगस्त। कोई भी डे को हम ईयर से याद नहीं करते हैं, ऐसे नहीं याद करूंगा कि वो 24 25, क्योंकि हर साल बनाते हैं, बट डेट इज इंपॉर्टेंट, 7 अगस्त। डन एवरीवन, क्लियर है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीम थी टोटल, 8, टोटल 8। कहां हुआ था ये, पाकिस्तान और दुबई। टोटल 8 टीम्स। जीता कौन, सबको क्लियर है, किसको हराया, न्यूजीलैंड। और चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के कैप्टन सभी को पता हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है वो जेवलिन थ्रोवर देवेंद्र झांझड़िया, ठीक। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में एक चीज अच्छी है, हमें भले चारों नहीं पता हो लेकिन एक भी पता होता है ना, तो हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे होते हैं, 1 का 4, 1 का 2, 1 का 3 या 1 का 5, ऐसा। यहाँ मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं।
ओके, तो द क्वेश्चन इज नेवी इंस्टीट्यूशन से ही एक, नेवी इज वन ऑफ द 3 आर्मीज इन इंडिया। अब यहां पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी है, लेकिन मुझे बताओ इनमें से कोई नाम सुना हुआ नहीं लग रहा है क्या आपको? चिल्का, और चिल्का एक लेक है, कैसी लेक है ये? नहीं कैसी मतलब, फ्रेश वाटर है कि सॉल्टी है? सॉल्ट वाटर है और बहुत फेमस है उड़ीसा के अंदर। अब सोचो, ऑप्शन मैच किया? मैंने क्या कहा आपको, ये तो तय मानो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सारे ऑप्शंस नहीं पता होंगे, लेकिन एक भी क्लिक होगा तो हम कुछ एलिमिनेट मेथड यूज कर सकते। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई, चिल्का उड़ीसा। चलो हंसा, हंसा इन आंध्र, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेवी बेस है, इंडिया लार्जेस्ट नेवल बेस। गरुड़ तत्वाना हुआ। बट देखो इन क्वेश्चंस के पीछे ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं होती है, इनको याद ही करना होता है। बट ठीक है, मैं इन सबको आगे चल के टॉपिक वाइज भी डिस्कस करूंगा कि सब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, तो वो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या एवरीवन? देखो यहां से एक वर्ड आया, अभी बता देता हूं, सोचा तो याद आ गया, गरुड़। और गरुड़ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है। अभी मैंने एक दो स्लाइड पीछे 2 क्वेश्चंस लिखे थे मिलिट्री पर, वन इन इंडिया और नेपाल का लिखा था, क्या लिखा था? सूर्य किरण। इंडिया और चाइना का क्या लिखा था? इन द सेम वे वन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ एक्सरसाइज, गरुड़ बिटवीन इंडिया और किसके बीच की एक्सरसाइज है ये? इंडिया और इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान से ज्यादा सिंस इंडोनेशिया। चलो क्लियर है एवरीवन? समझ में आ गया यहां तक का? आगे बढ़ जाएं, बोलो। ओके ओके, पढ़ो। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर इसका मैं ना एक इमेज दिखाता हूं आपको। आप लोगों ने शायद क्या पता फॉलो करी हो कि नहीं करी हो, बट क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन क्या है? द जापानीज एनिमेटर डैश को फाउंडर ऑफ स्टूडियो गिबली। आजकल आप लोगों को गिबली इमेजेस हो रही है, देखा है? वो फाउंडर है इसके। मैं बताता हूं गिबली इमेजेस कौन सी होती है। वॉज अवॉर्डेड इन 2024 रमन मैग्सेसे से। अब इस अवार्ड को आपको समझना पड़ेगा। आप सब लोगों ने नोबेल प्राइज तो सुना ही होगा, सुना है? ये जो अवार्ड है ना, ये कहलाता है ये, इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ये एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है। वैसे तो नोबेल प्राइज इज नॉट बेसिकली द रीजनल, ग्लोबली अवार्ड देते हैं, लेकिन अगर एशिया रीजन की बात करें तो एशिया रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है हाईएस्ट, वो ये है। बट ये जो अवार्ड है ना, बाकी जो नोबेल प्राइज जिस कैटेगरी में मिलता है उस कैटेगरी में नहीं देते। वो किस में देते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमी, और एक और क्या बच गया, लिख देता हूं ताकि मुझे भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, जो मैंने बोला था लिटरेचर, पीस, और एक कौन सा बचा? इको। क्लियर है? लेकिन ये जो एशिया नोबेल प्राइज है वो इनमें नहीं देते। ये सोशल सर्विस, जर्नलिज्म, अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है, मास कम्युनिकेशन, इनमें। तो ये जो अवार्ड है एशिया का नोबेल प्राइज, उसे किस नाम से जानते हैं? रमन मैग्सेसे। ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फिलीपींस के प्रेसिडेंट की जो विल है ना, ये भी तो विल पे मिलता है। कौन से विल है ये? एल्फ्रेड नोबेल की विल पर। ये जो अवार्ड है एशिया का नोबेल प्राइज, जिसे हम रमन मैग्सेसे कह रहे हैं,
ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। रमन मैग्सेसे, उनकी विल थी, संपत्ति, उसका इंटरेस्ट बांटा जाता है विद इन दी अवॉर्डीज के बीच। क्लियर है? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ पीस थ्रू एनिमेशन, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। और ये पर्सन नेम इज मियाजाकी हयाओ, जापानीज हैं। इस बार किसी भी इंडियन को रमन मैग्सेसे नहीं मिला है। लेकिन अगर पास्ट की बात करूं तो दो नाम मुझे जो अभी करंटली याद आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली, और भी हो सकते हैं लेकिन अभी जो फ्रिक्वेंटली याद आए, पहले तो थे जिनको पहली बार मिला, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, इन्होंने लैंड रिफॉर्म किया था, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। नाम तो जरूर सुना होगा, अपनी सोशल साइंस की बुक्स में जरूर पढ़ा होगा, विनोबा भावे। इन द ईयर 1959 में, 1959 में फर्स्ट एवर टू रिसीव विनोबा भावे। ओके, इसके बाद जो मुझे अभी करंटली नाम याद आया, जिनको हम शॉर्ट में एके के नाम से जानते हैं। अरे और बताओ एके कौन है? अरे यार मैच तो कर गया, पर चलो कोई बात नहीं। रिसेंटली न्यूज में बहुत थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर किसी एक पर्टिकुलर यूटी के, यूनियन टेरिटरी, अरविंद केजरीवाल, उनको भी रमन मैग्सेसे मिल चुका है। कभी कभार मैं क्वेश्चन में फुटेज इसलिए खाता हूं ताकि वो चीजें याद रह जाए, वरना मैं डायरेक्टली बोल देता शायद आप भूल जाओ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ये सब घुमा फिरा के बात करी है। तो ये जो रमन मैग्सेसे हैं अवार्ड, ये पहले अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ है, आई थिंक इन द ईयर, जो मैं मिस तो नहीं कर रहा लेकिन 2006 वाला ईयर था इसका, और भी चेक कर लेना, परफेक्ट ईयर आप। लेकिन अरविंद केजरीवाल इज ऑल्सो वन ऑफ द रेसिपिएंट। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ, अब ये जो अवार्ड मिला इनको, मियाजाकी हयाओ को, ये तो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और एनिमेशन। गिबली इमेजेस पता है, याद आ गई क्या? देखी किसी ने? कोई है जिसने देखी गिबली इमेजेस? ये होती है गिबली इमेजेस, ऐसी, ऐसे कुछ बहुत सारी। जैसे ये देखो, पहचान पा रहे हो? दो कौन है ये? नरेंद्र मोदी तो चलो ठीक है, ये कौन है? देवेंद्र फडणवीस, मुंबई के चीफ मिनिस्टर। एक आपने ये पिक्चर देख पाए होंगे, ये वो अक्षय कुमार हेरा फेरी वाला, ये आपने देख लिया होगा, डीडीएलजे वाला सीन है ये सचिन तेंदुलकर को जब फाइनल फेयरवेल मिल रही थी, 2011 वाला वर्ल्ड कप था आई थिंक। तो इन इमेजेस को गिबली इमेजेस बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये है वो तीन और दो, पांच जने या पांच बेसिकली ऑर्गेनाइज। देखो ध्यान समझना, किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी ग्रुप को भी मिल सकता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है ये अवार्ड, नोबेल का, सॉरी एशिया नोबेल प्राइज रमन मैग्सेसे। बट नाम याद रख लो, एक तो होगा ये वाले मियाजाकी हयाओ, जापान के हैं। उसके अलावा फिर ये नाम थोड़े से अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना इनको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। इज इट ओके? पढ़ लेना नाम एक बार, ताकि बस वो एग्जाम में क्या करना, टिक ही तो करना है, पहचान में आ ही जाएगा नाम आपको। वियतनाम के हैं वन ऑफ द पर्सन, इंडोनेशिया है, भूटान के हैं, थाईलैंड का रूरल डॉक्टर मूवमेंट, और मियाजाकी हयाओ। थाईलैंड में कौन सा एनिमल फेमस है? थाईलैंड में फेमस एनिमल व्हाइट एलिफेंट्स। व्हाइट एलिफेंट दुनिया में सबसे ज्यादा थाईलैंड में ही है। तो थाईलैंड के प्रोटेक्शन वेलफेयर के लिए रूरल एरियाज, वहां पे भी तो रूरल एरिया होंगे, वहां पर ये काम करते हैं, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। क्लियर है क्या? डन एवरीवन?
परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने रीजन बताया था इसका क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम। कल मैंने डिस्कस किया था कि हम आज इस क्वेश्चन क्यों क्यों लेने जा रहे हैं। क्या नाम था उनका, सीईसी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या था? ज्ञानेश कुमार। फिर हमने कहा था कि एक पर्सन ने कंट्रोवर्सी की थी, राहुल गांधी ने, है ना, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन, है ना। तो चलो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन। डेफिनेटली काम क्या है इनका? फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना, किसी पार्टी को सिंबल देना, किसी पार्टी को स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा देना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, द करेक्ट आंसर इज 324 इज द आर्टिकल। क्लियर है क्या? और इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 3। अब ये 1 कौन होता है? मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड 2 द इलेक्शन कमिश्नर। क्योंकि वो जो 2 होते हैं ना, उन्हीं में से आगे चल के वो मेन बनता है वापस। क्लियर है क्या सबको? डन एवरीवन? अंडर विच आर्टिकल? 324। ये तीनों आर्टिकल भी थोड़ा थोड़ा समझ लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए। आपने यूपीएससी का नाम सुना है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस आईपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, ये उसका आर्टिकल है। वन 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। और इसी को जब मैं शफल करूंगा, 124 214 वो हो जाएगा हाई कोर्ट का। 1244 सुप्रीम कोर्ट, 124 फिर 214 वो किसके लिए हो गया? राजस्थान में हाई कोर्ट है, कहां पर है? कि बेंच, जयपुर तो बेंच है, ओरिजिनली जोधपुर है, वो वन ऑफ द बेंच कहलाती है। बेंच का मतलब होता है कि कोई राज बहुत बड़ा होता है ना, तो एक बेंच बना देते हैं, क्योंकि सबके लिए जोधपुर जाना टफ होगा ना, क्योंकि राजस्थान तो इतना बड़ा एरिया में। मान लेते हैं कि उदयपुर में बैठा वाला बंदा है, उसके लिए जयपुर पास है कि जोधपुर, जयपुर ही जाएगा। तो दैट्स वाई वन ऑफ द बेंच होती है, बट ओरिजिनली इन जोधपुर। तो इंडिया में टोटल अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं और 1 सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। 352 आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली 7th 8th 9th की किताबों में इमरजेंसी जरूर सुना होगा, इमरजेंसी लगती है। बट ये जो आर्टिकल है ये होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी 3 बार अभी तक इंडिया में, बट बहुत रिसेंट वाली शायद बहुत न्यूज में रहती है, वो है 1975 की, ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी, है ना, वो सबने सुना हुआ है। मैं थोड़ा सा देखो, एक बार समझो, एक बार बाद में लिखना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, एक बार समझ लो, है ना, क्योंकि यहीं पे मैं चाह रहा हूं कि वो तीनों कैटेगरी डिस्कस हो जाए। इंडिया में 3 तरह की इमरजेंसी होती है। 1 इज जो पूरे इंडिया में लगती है, सेकंड होती है स्टेट, जिसे हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें 4 जोड़ना तो वो हो गया इसका, 4 जोड़ दोगे 356। एक और होती है जो आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी, लेकिन वो कौन सी हो गई? ये क्रॉस इसलिए किया क्योंकि आज तक कभी नहीं लगी। इसमें 4 जोड़ो, क्या ये याद हो गए कि तीनों? पहले देश, फिर राज्य, मतलब पहले नेशनल, फिर स्टेट और फिर फाइनेंशियल। ये तीनों ऑल्टरनेटिवली आती रहती है एग्जाम्स में। तो ये नेशनल इमरजेंसी 52, स्टेट इमरजेंसी 56, 4 जोड़ो 60, कौन सी हो गई? फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है क्या यहां तक? ये तो बहुत बार लग चुकी है अलग अलग स्टेट में, इसको हमें भी डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक 3 बार लगी है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, जिसमें से एक का आंसर तो अभी बोल दिया मैंने, कौन सी थी? 75, और सबसे लंबे समय तक चलने वाली थी, करीबन 2 साल चली।
जून से लेकर मार्च 77 तक, जून 75 से मार्च 77 तक सबसे लंबी ये थी अभी तक की। इससे ऊपर लगी थी 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। इससे ऊपर एक और हुई थी 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, जिसे इंडो-सीनो वॉर भी कहते हैं। आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना, इंडो-सीनो का मतलब क्या है? इंडो-सीनो ही इंडिया चाइना कहलाता है। तो अभी तक इंडिया में 3 बार, कौन सी? नेशनल। कब कब? 62, 71 और 75। क्लियर हो गया क्या? लिख लो, आगे बढ़ेंगे फिर। और इस पे इसलिए डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि कभी हुआ ही नहीं कुछ, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी। लेकिन ध्यान रखो, बहुत स्टूडेंट्स गलत रह जाते हैं कि जो 1991 में जो एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं हुई थी। क्राइसिस का मतलब कमी होना, लेकिन उसके कारण से इमरजेंसी इंपोज नहीं हुई। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी भारत के कुछ नेबरिंग कंट्रीज में लगी है, जैसे कि श्रीलंका में लगा था, पाकिस्तान में लग चुकी है, श्रीलंका में तो पिछले 2-3 सालों में मल्टीपल टाइम्स लग चुकी है। बांग्लादेश में अभी तक इमरजेंसी वाला नहीं लगा, वहां पे लगी ये वाली नेशनल इमरजेंसी। इज इट ओके? क्या क्लियर है सबको? और इनके बारे में प्रोक्लेम कौन करता है? प्रोक्लेम का मतलब है कि हु डिसाइड, हु डिक्लेयर्ड। तो ध्यान रखो, तीनों में ही पी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक बात ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली अ नॉमिनल हेड, बट वो सारे काम प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। तो इसलिए नॉमिनल हेड कौन हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रियल हेड कौन हुआ फिर? तो देश में जो भी हो रहा है वो कर तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन किसकी? क्लियर है क्या? तो ये था क्वेश्चन 7 ऑन इलेक्शन कमीशन। ये है वो नए अभी ज्ञानेश कुमार जो बने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एवरी ईयर ऑन जनवरी डैश इंडिया ऑब्जर्व इंडिया न्यूज पेपर डे, also known as the National Newspaper Day, to commemorate the introduction of the first newspaper in the pre-independence era. आपको पता है इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? ये आपकी एसएस वाली बुक्स में है? नहीं नहीं नहीं, बंगाल। हाँ, बंगाल गजट। जेम्स हिक्की इसके वो थे फर्स्ट टाइम जिन्होंने पेपर को इंट्रोड्यूस किया, और पूरा नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की। आप हिक्की भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। और 1860 वॉज द ईयर जब ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर, बंगाल गजट। आप लोगों ने एक न्यूज चैनल का नाम जरूर सुना होगा अभी, एक तो जी टीवी सुना है, जी न्यूज जिसे कहते हो, एक आपने एनडीटीवी सुना है, एक आज तक सुना है, ऐसे बहुत सारे हैं। एक न्यूज चैनल और भी एबीपी, ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट एवर रीजनल पेपर था, रीजनल एबीपी। ये अमृत बाजार पत्रिका के नाम से इसको जानते हैं। ए अमृत, पी बाजार, पी पत्रिका। आप लोगों ने देखा ना भिलवाड़ा में भी ड्यूरिंग द डे टाइम 2 से 4 बजे के बीच में कुछ छोटे छोटे न्यूज़पेपर चलते रहते हैं, जिसे हम लोक जीवन कहते हैं। यहाँ पर देखा होगा लोक जीवन पेपर चलता है। बाजार जब चलता है, बाजार नॉर्मली दिन में, तो ऐसे न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। तो उस समय पहला न्यूज़पेपर ही पब्लिश हुआ था, अमृत बाजार पत्रिका, और वो आज किस नाम से जानते हैं? इसे एबीपी न्यूज के नाम से। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज 29th of January we observed India's newspaper day. डन? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के ना। द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार्क्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन विद इट्स डैश लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन जनवरी 29, 2025। एक साथ
एक साथ की बात नहीं कर रहा है, अभी तक लॉन्च करे उसकी बात कर रहा है। 100, 51, 150 या 1000। 1969 में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट होता है। अपन 70 मान के चले एक बार, तो 30 और 25, 55 साल होते हैं। 55-56 साल में क्या लगता है कितने हुए होंगे? कौन सा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, हटा देते हैं। अब सेकंड कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता? चलो इसको भी हटा देते हैं। अब क्या लग रहा है आंसर? द करेक्ट आंसर इज, तो अभी तक हमने 100 लॉन्च कर चुके हैं। फ्रॉम श्रीहरिकोटा से बात हो रही है, ये समझना। इंडिया में लॉन्चिंग पैड बहुत सारे हैं, बट यहां ये जो बात हो रही है वो कौन सी है? ओनली फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इज बेसिकली लॉन्चिंग पैड इन आंध्र प्रदेश। और अगर आप देखो, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इंडिया के जितने भी लॉन्चिंग पैड है वो ईस्टर्न कोस्ट पर है, ना कि वेस्टर्न कोस्ट पर है। ये आपका साउथ इंडिया का मैप, गुजरात ऐसा कुछ मैप बनता है, और ये साउथ इंडिया का पेनिनसुलर और फ्री ये हो गया। ईस्टर्न कोस्ट ये कहलाएगा। सारे लॉन्चिंग पैड इसी रीजन में आएंगे। इसका भी रीजन है, बिकॉज क्योंकि अगर कभी लॉन्च होने पर वो फेल हो जाता है तो पानी में जाएगा, वरना वो यहां की पूरी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट इज वाई कि वो सारे ईस्टर्न कोस्ट पर है। क्लियर है क्या? चलो, तो विद इन दी ऑप्शन, हु इज इसरो हेड? हेड कौन है अभी? वी नारायणन। इससे पहले थे एस सोमनाथ। और ड्यूरिंग 2019-20 में आप लोगों ने देखा होगा जो चंद्रयान फेल हो गया था हमारा, चंद्रयान 2, तो एक इमेज बहुत वायरल हुई थी जहां पर इसरो के चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर मोदी हक कर रहे थे और वो रो रहे थे। अगर ये इमेज थोड़ी बहुत भी याद आ रही हो, दैट पर्सन इज के सिवान। उस समय के इसरो चीफ थे वो। उसके बाद बने एस सोमनाथ, मतलब इनसे पहले। और अब जो बने हैं रिसेंटली वो कौन है? वी नारायणन। नारायणन लिखा है ना? हाँ, नारायणन। क्लियर है क्या? डन डन, परफेक्ट। हेडक्वार्टर इन, हेडक्वार्टर तो का हेडक्वार्टर, सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं इंडिया की? बैंगलोर। द करेक्ट आंसर इज बैंगलोर। डन। So the last question of the day, this one. LG, Lieutenant Governor from, sorry, Dash, Manoj Sinha was conferred with the prestigious Maharaja Hari Singh Award at a grand ceremony held at Satyam Resort, Jammu. क्या मुझे एक चीज बताओ, जब मैं इस क्वेश्चन को फिल्टर करके सोच रहा था कि इसको टाइप करता हूँ लेता हूँ क्वेश्चन में, तो मुझे लगा आप आंसर दे दोगे। ये नाम बहुत कॉमन है। कौन सा? महाराजा हरि सिंह। जब इंडिया आजाद हुआ था तो महाराजा हरि सिंह वॉज द पर्सन, जब वो महाराजा थे वहां के, फिर सरदार पटेल ने उनसे एनेक्सेशन साइन करवाया था। तो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। आपको याद है ना, कुछ 2-3 ऐसे प्रोविंसेस थे जिनको फोर्सफुली लिया गया, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो उस समय जो लास्ट रूलर थे हमारे महाराजा हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर, तो ये आंसर वहीं से क्लिक होता, जम्मू कश्मीर। तो ये एलजी कहां के हैं? लद्दाख के, सॉरी जम्मू कश्मीर के हैं। नाम क्या है? मनोज सिन्हा, जिनको रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला? महाराजा हरि सिंह। अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कहां कौन सा रिसोर्ट, मतलब नहीं है। क्लियर है? और ये जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, हल्के से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर बाइफरकेट हुआ था 2 पार्ट्स में 2019 में। 2019 में ये 370 आर्टिकल था ना यहां पर, जो अब एबोलिश हो गया है। तो यहां से 2 यूटीज बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये जिस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बाइफरकेट हुए हैं उसे बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये आया कब था?
2019 में, और ये बाइफरकेट कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। और ये तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है और उन्होंने हमको इंडिया को यूनाइट करवाया था। 31 अक्टूबर 2019, बाइफरकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन द ईयर 2019। और लद्दाख की अभी कौन है? एलजी। सोचो, किसी को पता है? अरे चेंज बहुत होते रहते हैं ना, तो इसलिए, पर जितना मुझे याद आ रहा है लास्ट जो है अभी होंगे तो यही होंगे, या चेंज हो गए तो बात अलग है। बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा अभी करंटली कौन है? एलजी। एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो यूटीज होते हैं वहां पर एलजी, और जो स्टेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर। लेकिन कुछ यूटी ऐसी है जहां पे चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है। कौन है अभी? चेंज हुई ना, कौन है? लेडी है ना? नहीं, रेखा, रेखा गुप्ता है ना, रेखा गुप्ता। चलिए, तो दिस आर द 10 या टॉप 10 इंपॉर्टेंट अफेयर्स। आई होप समझ में आए। डेथ 2024 में हुई है, 24 या 24 की दिसंबर में, 5 में, जनवरी में हुई है। मतलब इसी 2-1 महीने के डिफरेंस में हुई है। आई होप समझ में आ गया, आज का पूरा क्लियर है क्या? और इसके साथ हमने बहुत सारी बैकग्राउंड डिटेल्स भी कवर करी है। तो क्वेश्चन कहने को तो 10